नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार दुबे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में एक पार्ट आता है लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, जिसमें आता है अपवर्त। अपवर्त है क्या? अपवर्त एक गुणज है। अपवर्त क्या है? गुणज। जैसे 4 का अपवर्त क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। ठीक इसी प्रकार अनंत तक जाएगा। 12 का अपवर्त क्या है? गुणज। अपवर्त माने गुणज। 12 का क्या होगा? 12, 24, 36। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। अपवर्त में अगर इन दोनों 4 और 12 के अपवर्त में बात किया जाए, जैसे 4 का कहा जाए सबसे छोटी अपवर्त संख्या क्या है? सबसे छोटी अपवर्त संख्या। तो दोस्तों, सबसे छोटी अपवर्त संख्या वही जो संख्या रहेगी वही खुद सबसे छोटी अपवर्त संख्या रहेगी। लेकिन अगर इसमें बात किया जाए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या दोस्तों अनंत होगी। सबसे बड़ी संख्या अनंत होगी। ठीक। अब अगर 12 की बात की जाए, 12 में सबसे छोटा अपवर्त क्या है? 12 का सबसे छोटा अपवर्त संख्या क्या है? 12 का सबसे छोटा अपवर्त वही संख्या, जिस संख्या की बात की जाती है वही संख्या सबसे छोटा अपवर्त होता है। और जिस संख्या की बात की जाती है, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा अपवर्त क्या है, तो सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा दोस्तों? अनंत। ठीक। अब हम आगे आते हैं अपवर्तक। अपवर्तक माने क्या होता है? गुणनखंड। अपवर्तक माने गुणनखंड। अब 6 का अगर कहें, 6 का गुणनखंड करेंगे, 6 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 6 से भी। अब 12 का 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, इन दोनों का अपवर्तक। अब इसमें कहा जाए सबसे छोटा अपवर्तक क्या है? दोस्तों, सबसे छोटा अपवर्तक किसी भी संख्या का 1 होगा। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा। लेकिन दोस्तों, अगर कहा जाए सबसे बड़ा अपवर्तक क्या है, तो खुद वही संख्या ही सबसे बड़ी अपवर्तक संख्या होगी। खुद वही संख्या। अगर 6 संख्या बात की गई है तो 6 सबसे बड़ी अपवर्तक संख्या होगी। 12 संख्या की बात की जा रही है, 12 सबसे बड़ी अपवर्तक संख्या होगी। लेकिन इसका सबसे छोटा अपवर्तक कहा जाए तो सबसे छोटा अपवर्तक क्या है? 1। ठीक। अब इसमें ये अपवर्त हो गया। अपवर्त माने गुणज, अपवर्तक माने गुणनखंड। अब बात करते हैं दोस्तों समापवर्त। समापवर्त माने समधन अपवर्त। समधन अपवर्त। ठीक उसी प्रकार 4 का हम अपवर्त निकालते हैं, 4 का गुणज। 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक इसी प्रकार अनंत तक। अब अगर हम 6 का अपवर्त निकालते हैं, 6, 12, 18, 24, 30। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कॉमन दिखता होगा आपको। इसमें देखिए ये 12 दोनों में है, 24 दोनों में है, 12 दोनों में है, 24 दोनों में है। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी अपवर्त होगी, वही आपका क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। देखिए 12 है, अगर हम 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कलम 2, 3 3 1 1, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 12 ही है ना। हम 24 भी कह सकते हैं, लेकिन लघुत्तम समापवर्त क्या कहता है? वह छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, 24 तो है, लेकिन छोटी सी छोटी संख्या की बात की जा रही है। जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो इसमें कॉमन क्या है? 12। आपका इसमें लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 12। ठीक। अब हम बात करते हैं समापवर्तक, समधन अपवर्तक। समापवर्तक क्या कहते हैं? समधन अपवर्तक। अब 4 का गुणनखंड। अपवर्तक माने क्या होता है? गुणनखंड। 4 का गुणनखंड करेंगे, 1 2 4। 12 का कर रहे हैं, 1 2 3 4 6 12। अब इसमें दोस्तों देखिए, ये जो समापवर्तक है इसमें क्या क्या कॉमन मिल रहा है? आपका सबसे पहला कॉमन मिल रहा है 1, और दूसरा कॉमन मिल रहा है 2, और तीसरा कॉमन मिल रहा है 4। 3 संख्या कॉमन मिली है। अब अगर जो सबसे बड़ी संख्या है, जो इसमें सबसे कॉमन में जो सबसे बड़ी संख्या है, वो आपका होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। एक भी है, एक भी तो सबसे छोटी क्या है इसका? समापवर्तक का सबसे, अपवर्तक का सबसे छोटा क्या होता है? एक। एक महत्तम किसी भी का अगर मैसा निकालते हैं, उसका मैसा 1 होता ही है। एक किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या का हम गुणनखंड करेंगे, 1 उसका गुणनखंड जरूर आएगा। अगर हम 4 और 12 का समापवर्त निकालते हैं, इसमें 1 सबसे कॉमन सबसे छोटा फैक्टर है, 2 उससे बड़ा है, और उसके बाद 4 जो सबसे बड़ा है। इन दोनों में 4 सबसे बड़ा कॉमन संख्या है, अर्थात 4 ये क्या है आपका? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक दोस्तों, समझ में आया? देखिए पहले अपवर्त।
फिर से एक बार दोहरा लीजिए, अपवर्त माने गुणज, गुणज माने किसी भी संख्या का गुणा करते हुए क्रम में। 4 का कर रहे हैं तो 4, 8, 12, 16। इसमें सबसे छोटा अपवर्त क्या है? जो वही संख्या है वही सबसे छोटा अपवर्त है। और सबसे बड़ा अपवर्त क्या है? अनंत। 4 का गुणज हम करते जाएंगे, बहुत करते चले जाएंगे, उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा अनंत। अब 12 का कह रहे हैं, 12, 24, 36, 48, 60, ठीक इसी प्रकार 72 बढ़ता चला गया। लेकिन अगर 12 का सबसे छोटा अपवर्त कहेंगे तो खुद वही संख्या 12 होगी, लेकिन सबसे बड़ा अपवर्त कहेंगे तो सबसे बड़ा अपवर्त क्या होगा? अनंत। सबसे बड़ा अपवर्त अनंत। अब बात करते हैं अपवर्तक। अपवर्तक मीन्स होता है गुणनखंड। अपवर्तक मीन्स गुणनखंड। अगर हम 6 का गुणनखंड कर रहे हैं, 1, 2, 3, 6, 12 का कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसमें देखिए सबसे छोटा अगर कहा जाए अपवर्तक क्या है? सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है। दोनों में कॉमन 1 मिल रहा है। सबसे छोटा अपवर्तक क्या है? 1। लेकिन अगर कहा जाए सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा, तो खुद वही संख्या ही सबसे बड़ी अपवर्तक संख्या होगी। दोस्तों आगे देखिए समापवर्त। समापवर्त माने समधन अपवर्त। अपवर्त क्या है? गुणज। अपवर्त क्या है? गुणज। हम 4 का गुणज कर रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक इसी प्रकार करते चले गए। 6 का कर रहे हैं, 6, 12, 18, 24, 30। इसमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों? कॉमन क्या मिला? 12 और 24। समापवर्त। समापवर्त माने लघुत्तम समापवर्तक हो रहा है। इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वही आपकी क्या है? लघुत्तम समापवर्तक, जो दोनों में कॉमन है। 12 देखिए सबसे छोटी कॉमन कौन कौन सी है? 12 और 24। 12 और 24, 12, 24 दोनों। लेकिन इसमें पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त याद करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या 12 है वही 4, 6 का लघुत्तम समापवर्त होगा। ठीक, आगे चलते हैं समापवर्तक। समापवर्तक माने समधन अपवर्तक। समधन अपवर्तक। 4 का अगर हम निकालते हैं, अपवर्तक में होता है गुणनखंड। 4 का गुणनखंड कर रहे हैं, 1, 2, 4। 12 का कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब इसमें हम अगर कॉमन निकालते हैं तो पहला एक कॉमन मिलता है आपका 1। क्योंकि गुणनखंड कर रहे हैं, 1 तो दोनों में ही रहेगा, चाहे जो संख्या रहे, 4, 12, 15, 20, 22, चाहे जो भी संख्या रहेगी, उसमें पहला गुणनखंड आपका क्या रहेगा? 1। इसमें सबसे छोटी अपवर्तक क्या हो गया? 1। उसका दूसरा फैक्टर क्या मिला? 2। और तीसरा क्या मिला? 4। 2 भी दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 1 भी दोनों में है। लेकिन महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए वो एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो सबसे बड़ी संख्या दोनों में कॉमन हो। जो सबसे बड़ी संख्या दोनों में कॉमन हो। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है। यही 4 जो है आपका महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ये समापवर्त, अपवर्तक और अपवर्त पे बात करते हुए अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है आपका लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक दोस्तों, समापवर्त 2 प्रकार से लगाया जाता है। पहला एक गुणनखंड विधि और दूसरा एक भाग विधि। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। अब हम आगे बढ़ते हैं गुणनखंड विधि पे। अब बात उठती है लघुत्तम समापवर्त आपका है क्या? वह छोटी सी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वह छोटी सी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अर्थात जैसे अगर हम मान लीजिए यहाँ कहते 4 और 6 की वह छोटी सी छोटी संख्या लीजिए जो 4 और 6 से विभाजित हो जाए। 4 और 6 से विभाजित हो जाए। इसमें सबसे छोटी संख्या इसका 12 ही होगा। 12 4 से भी विभाजित हो जा और 6 से भी विभाजित होगा। इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? समापवर्त 12। ठीक उसी प्रकार हम इसमें 2 विधि आता है। पहला होता है आपका गुणनखंड विधि और दूसरा होता है आपका भाग विधि। पहले विधि हम चलते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को हम लगाते हैं कैसे दोस्तों? देखिए, जैसे मान लीजिए आपका निकालना है 12, 15, 45 का लसर, अर्थात लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त 12, 15, 45 का। अब गुणनखंड विधि से अलग अलग हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग गुणनखंड करेंगे। 12 का हम गुणनखंड कर रहे हैं। 12 का गुणनखंड कैसे करेंगे? 1 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए 1 का गुणा करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या प्राप्त होती है। 1 का गुणा न करिए, जल्दबाजी के लिए आप 1 का गुणा अगर कर देते हैं कहीं कंफ्यूजन में भूल जाते हैं। 1 का गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। लेकिन 1 का गुणा नहीं करें, सीधा 2 से हम शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे वही संख्या प्राप्त होती है। संख्या में कोई उलटफेर नहीं होता, इसलिए हम सीधा 2 से शुरुआत करते हैं। 2 तिहाई 6,
6 दूनी 12, अर्थात हम उल्टा लिख दिए दोस्तों। जैसे 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक, अब हम 15 करते हैं। 15 में 3 पचे 15, 3 गुणे 5। 45 का करते हैं, 3 त्रिका 9 पचे 45, 3 त्रिका 9 पचे 45। अब देखिए इसमें कहा गया है जो लसा कैसे निकालते हैं, इसका कई तरीका है। इसका कई तरीका देखिए, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है। पहला तो कॉमन मिल रहा है आपका 3, क्या मिला 3, मिला 3 ना। तो पहले हम ऊपर वाली संख्या का गुणनखंड भी निकालते समय ऊपर जो लिखा गया है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे लसा हम लिखते वक्त ऊपर क्या लिखा था, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब दूसरे में मिलाते हैं क्या नहीं मिला हमको। जैसे अब पहला वाला तो पूरा लिख लिए, दूसरा क्या है आपका 15, 15 में 3 गुणे 5 है। 3 तो इसमें है लेकिन 5 नहीं है, 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर तीसरा आपका क्या हुआ 45, 45 में 3 गुणे 5, एक तो 3 है और एक 5 भी है, लेकिन एक 3 की कमी हो रही है, एक 3 की कमी हो रही है। जो कमी हो रही है उसमें 3 का हम गुणा कर देते हैं। ठीक, बहुत सरल। आप पहले एक संख्या का गुणनखंड निकालिए। जैसे 12 का गुणनखंड निकाले, 2 दूनी 4 तिया 12। 15 का निकाले, 3 गुणे 5, 3 पचे 15। 45 का निकाले, 3 त्रिका 9 पचे 45। अब लसा निकालते वक्त जो पहला संख्या है उसका पूरा गुणनखंड हम लिख दिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब दूसरे में मिलाते हैं क्या क्या मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको नहीं लिखते, जो नहीं मिलता उसको लिखना पड़ता है। जैसे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 यहाँ है, 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम 5 को वही यहाँ लिख दिए, 3 गुणे 5। अब ठीक 45 वाला, 3 गुणे 5, एक 3 था एक 5 भी था, लेकिन एक 3 की कमी थी। जो 3 की कमी थी उसमें हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। अब इसी का हम गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 गुणे 30 करते हैं, 60 तिया 180, 60 तिया 180, अर्थात 12, 15, 45 का एलसीएम क्या है आपका 180। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। 12, 24, 36, 48 का लसा ज्ञात कीजिए। 48 का लसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12, पहली संख्या क्या है आपका 12। ध्यान देना दोस्तों, गुणनखंड भी अभी पढ़ रहे हैं हम, भाग बीज अभी नहीं पढ़ रहे। इससे सरल विधि होती है भाग बीज, इससे सरल विधि होती है भाग बीज। लेकिन पहले दो गुणनखंड विधि देख लीजिए, क्योंकि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में दोनों है, सिलेबस में गुणनखंड विधि भी है और भाग विधि भी है। एग्जाम में कभी पूछ लेता है, जैसे 12, 24, 36 का गुणनखंड विधि से लसा बताएं, तब आप अगर भाग विधि से सीखे रहेंगे तो गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए गुणनखंड विधि भी देखिए। 12 का हम निकालते हैं गुणनखंड, 12 का निकालेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। 24 का निकालते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूना 8 त्रिक 24। 36 का निकालते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 48 का निकालते हैं, 48 में देखिए, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48। 48 का भी गुणनखंड हो गया, 36 का भी हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12। अब हम इसका लसा निकालेंगे। लसा कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम बताए हैं जो पहली संख्या है उसका जो गुणनखंड है आप लिख लीजिए। जैसे 12 का गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणे 3। अब दूसरे में मिलाइए क्या नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें 2 मिल रहा है, एक 3, एक 2 की कमी इसमें है, एक 2 की कमी इसमें है, वही जो 2 की कमी है हम इसमें लिख देते हैं। हो गया। अब तीसरे में मिलाइए, दूसरा तो हो गया, तीसरे में देखिए 2 है, 2 3 है। यहां भी देखिए 2 है लेकिन 3 एक ही है, एक 3 नहीं है, वही जो 3 की कमी हो रही है उसमें 3 हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 36 भी हो गया। अब 48 देखिए, 48 में 4 2 है, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 4 2 है, एक 3 है। जो एक 3 है इसमें है, लेकिन 4 2 नहीं है दोस्तों, इसमें 1 2 3, एक 2 की कमी है, वही 2 का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई।
अब हम इसका गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 12, 12 दूना 24, 24 72 और 72 दूना 144, 72 दूना 144। फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 72 दूना 144। ठीक, समझ में आया गुणनखंड। अब हम आगे चलते हैं भागविधि। भागविधि जो गुणनखंड विधि से बहुत सरल होता है, उसको हम आसानी से देखेंगे, समझेंगे। भागविधि में दोस्तों ध्यान देना पड़ता है। पहले जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या होती है, पहले उसको एक पंक्तिबद्ध में लिख देते हैं। पंक्तिबद्ध में लिखने के बाद उसमें कम से कम सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी? 2। पहले 2 से कोशिश करते हैं। जो पंक्ति में किसी भी, अगर 4 अक्षर है, 5 अक्षर है, कितना भी हो, कितनी भी संख्याएं हो, एक संख्या कम से कम कटनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 12 और 15 है, 12 और 15, अगर इसका हम पंक्तिबद्ध लिखे तो कम से कम एक कटना चाहिए। जैसे 2 से काट रहे हैं तो 2 छंग 12, लेकिन 15 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है 15 को हम ठीक उसी प्रकार नीचे लिख लेते हैं। अब फिर ढूंढेंगे 6 और 12 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो कम से कम एक संख्या को काट दे। 6 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, ये 15 नहीं कट रहा है 2 से, फिर 15 को हम उसी प्रकार लिख देते हैं। इसमें ध्यान देना यही है, पहले जो भी संख्या है उसको एक पंक्तिबद्ध में लिख दीजिए। लिखने के बाद एक सब छोटी से छोटी संख्या से काटिए, कम से कम एक संख्या कटनी चाहिए। एक संख्या कट गई, जो संख्या अभाज्य है, जो संख्या नहीं कट रही है, ठीक उसको उसी प्रकार लिखते जाइए। और कब तब तक लिखिए, तब तक काटिए जब तक नीचे 1 ना आ जाए, जब तक सब संख्याओं में 1 ना आ जाए। जब 1 आ जाएगा तो जो गुणनखंड रहता है आपका, ठीक उसी गुणनखंड में गुणा कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा? लसर। जैसे देखिए 36 24 20 का लसर, 36 24 20 का लसर, 36 24 20 का लसर। हम कैसे निकालना है? भागविधि से। पहले भागविधि में क्या करेंगे? पहले हम पंक्तिबद्ध में लिख लीजिए 36 24 20, 36 24 20। फिर उसके बाद हम भाग देते हैं। भाग कैसे देंगे? सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, लेकिन 1 कभी भी वो अभाज्य संख्या है, 1 का गुणनखंड हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम बताएं आपको, 1 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे ठीक वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 1 का गुणनखंड में बहुत विशेष मतलब नहीं है। अगला संख्या क्या है? 2। 2 देखिए कौन कौन सी संख्या 2 से कटती है। 36 भी 2 से कट जाएगी, 24 भी 2 से कट जाएगी और 20 भी 2 से काटिए। 2 का भाग 36 में देंगे क्या आएगा? 18। 24 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 12। 2 का भाग 20 में देंगे क्या आएगा? 10। ठीक, अब फिर ठीक उसी प्रकार से हम फिर कर देंगे। अब देखिए सबसे छोटी संख्या से कट रही है कि नहीं? 2 2 9 18, 2 छंग 12, 2 पचे 10। फिर देखिए 9 जो है 2 से नहीं कटेगा, 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 2 से कट रहा है। 6 क्या हो रहा है? 2 से कट रहा है। अब कहा गया है भागविधि में छोटी से छोटी भी संख्या रहेगी, एक संख्या रहे कम से कम, वो भी अगर कट रही है तो उसको भी हम काटते हैं। जैसे 2 से, अब ये 9 नहीं कटा, 9 नहीं कटा, ठीक उसको उसी प्रकार नीचे लिख देते हैं। 9 2 तिहाई 6, 5 भी नहीं कट रहा है, 5 को भी ठीक उसी प्रकार लिख लिए। अब देखिए तीनों हो गया आपका विषम संख्या। जब विषम संख्याएं हो जाती हैं तो सम संख्या से विषम संख्या कभी नहीं कटती, सम संख्या से विषम संख्या नहीं कटती। अब इनके बारे में अगर सोचना है तो विषम संख्या के ही बारे में सोचना है, अर्थात सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? 3 से कट जाएगी। 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 से देखिए कट जाएगी। 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 5 नहीं आया, 5 3 से नहीं कटा, 5 को ठीक उसी प्रकार हम लिख लिए। एक देखिए एक संख्या में 1 आ गई है, लेकिन तब तक करेंगे जब तक सब संख्याओं में नीचे 1 नहीं आ जाता। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकन्नम 3, 1, 5 नहीं कटा, अब हम 5 से काटते हैं, 1 1, 5 एकन्नम 5। अब निकालते कैसे है लसर? सबका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबका मल्टीप्लाई। लसर बराबर होगा आपका, लसर बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 3 से 2 है, 2 से 3 है और 1 5 है। सबका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, दूना 8, त्रिक 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 72 में 5 का गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 सते 35 और 35 से 36, 360। कितना आया दोस्तों? 360।
पहले क्या करेंगे, उसको एक पंक्तिबद्ध में लिख दिए, फिर छोटी सी छोटी संख्या से हम काटेंगे और तब तक काटेंगे जब तक नीचे एक नहीं आ जाता। जब एक आ जाएगा जो गुणनखंड होगा उसका हम गुणा करते हैं 360। ठीक, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मान लीजिए 30, 36, 42 का लसागु ज्ञात कीजिए। ठीक, 30, 36, 42 पहले हम बताएं आपको एक पंक्तिबद्ध में लिख दीजिए। ठीक, मान लीजिए यही लिखा गया है 30, 36, 42। अब हम इसको 2 से काटते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से काटेंगे। 30 में 2 का भाग देते हैं, क्या आएगा 15। 36 में 2 का भाग देते हैं, क्या आएगा 18। 42 में 2 का भाग देते हैं, क्या आएगा 21। अब देखिए 2 से कटेगी, 15 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 18 2 से कटेगा। कोई एक संख्या भी अगर किसी संख्या से कट रही है तो उसको हमें काटना है 2 से। 15 नहीं कटा, जब नहीं कटा ठीक उसी प्रकार उसको नीचे लिख लिए। और अब क्या है 18, 2 9 18 में 2 को भाग देंगे, क्या आएगा 9। 21 भी 2 से नहीं कट रहा है, उसको लिख लिए। अब देखिए तीनों ये हो गया क्या आपका विषम। 15 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या, 21 भी विषम संख्या। विषम संख्या सम संख्या से कभी नहीं कटती, अर्थात ये 2 से अब नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, 3 से। 3 बचे 15, 15 में 3 का भाग देते हैं, क्या आएगा 5। अब 9 में 3 का भाग देते हैं, क्या आएगा 3 त्रिका 9। 21 में 3 का भाग देंगे, क्या आएगा 7। अभी देखिए 3 से कट रहा है क्योंकि हम नीचे से चलते हैं, अर्थात नीचे से 2 से 3 4 5, न कि हम 5 7 डायरेक्ट करके फिर 3 आए। नीचे से सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी 3। 5 नहीं कटा, 3 एकन्नम 3 7। अब किससे कटेगा 5 से, 5 एकन्नम 5 1 7। अब किससे कटेगा 7 से, 1 1 1 हो गया। अब हमें लसा निकालते वक्त क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, अर्थात लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4, 12, 36 और 36 पंजे होता है। 36 पंजे 36 दूना 42, 36 दूना 72, 72 दूना 144, अर्थात 36 पंजे होगा 180। 36 पंजे 180, 180 गुणे 7। 2 दूनी 4, 12, 36 और 36 पंजे 180। 180 गुणे 7 हम गुणा करते वक्त बताए हैं, अगर लास्ट में जितना भी शून्य हो पहले शून्य को हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। लास्ट में एक शून्य है, पहले एक शून्य लिख लिए, फिर 7 का गुणा 8 में करेंगे। 7 8 56 की 6, हासिल लगा 5, 7 का नम 7, 7 5 12। इसका एलसीएम क्या होगा 1260। ठीक दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचना है, वह ऐसी संख्या हो जो 15 से भी भाग दें और 18 से भी भाग दें और 48 से भी भाग दें, प्रत्येक दशा में 3 शेष ही बचे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 15, 18 और 48 का हम भाग बीच से एलसीएम निकालेंगे। 15, 18, 48 का एलसीएम निकालते वक्त हम बताए हैं सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से काटिए। 15 दूनवा 18, 24 दूनवा 48। 48 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 24। और फिर 2 से काटिए, 15 नहीं कटा उतार लीजिए, 9 भी नहीं कटा उसको उतार लीजिए। 24 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 12, आया 12। फिर 2 से काटिए, 15 9 2 छंग 12। फिर 2 से काटिए, 15 9 2 तिहाई 6। अब तीनों देखिए विषम संख्या हो गई, तीनों क्या हो गया विषम। जब तीनों विषम संख्या हो गई तो 2 से नहीं कटेगी। अगला हम 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 का नम 3 हो गया। अब अगला 3 से फिर काटते हैं, 5 3 से नहीं कटेगा, 3 का नम 3 1। अब 5 से काटते हैं, 5 का नम 5 1 1। लास्ट में तीनों देखिए 1 आ गया ना। अब हम इसका एलसीएम निकालते वक्त सबका हम क्या करते हैं गुणा। एलसीएम लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 4 से 2 है, 1 2 3 4, 2 3 है, 1 2 1 5 है, हो गया। अब हम इसका सबका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूना 8
दूना 16, तिया 48, 48 तिया 144, 144 में 5 का हम गुणा करते हैं। 144 में 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20, हाथ से लगा 2, 5 चौक 20, 20 दो 22, हाथ से लगा 2, 5 का नम 5, 5 दो 7, क्या आया 720। लेकिन देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे, अर्थात हम अगर 15 से भाग 720 में देंगे पूर्णतः कट जाएगी, पूर्णतः संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 18 का भाग अगर 720 में देते हैं ये भी संख्या कट जाएगी। 48 का भाग देंगे 720 में ये भी संख्या कट जाएगी। लेकिन कहा गया है प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे, अर्थात 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में क्या बचे, 3 शेष। जब 3 शेष बचने की बात आती है दोस्तों तो 720 में हम वही जो 3 कहा गया है, 3 अगर 5 कहा जाए, 7 कहा जाए, कोई भी संख्या कहा जाए, हम 720 में 3 क्या कर दिए, जोड़ दिए, क्या हो गई संख्या 723। क्या हो गया 723। 723 में वही सबसे छोटी संख्या 723 है, जिसमें 15 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 18 से भाग देंगे फिर भी 3 शेष बचेगा, 48 से भाग देंगे फिर भी 3 शेष बचेगा। ठीक, अर्थात जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले जो संख्या दिया होता है उसका गुणनखंड निकालिए, और कहा जाए प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे, 5 शेष बचे, जो भी कहा जाए उसको अगर जोड़ते हैं तो वही संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात वही संख्या जब बढ़ेगी तो प्रत्येक अवस्था में जब भाग देंगे तो वही संख्या आपका शेष बचेगा। चेक करने के लिए मान लीजिए 723 में 15 का भाग दे दीजिए, 15 चौक 60, 60 में अगर 72 में 60 गया तो 12, 3 ऑटोमेटिक उतर गया। अब कितना जाएगा 15 अट्ठे 120, 3 शेष बचा ना, 123 में 120 घटाएंगे क्या बचा 3 शेष। अब वही 48 का भाग अगर 723 में देंगे तो भागफल 15 जाएगा, भागफल क्या जाएगा 15, लेकिन शेषफल फिर वही 3 ही आएगा। 18 का भाग देकर 723 में देंगे तो शेषफल फिर भी 3 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 18 दूना 36, 36 दूना 72, अर्थात 18 का भाग जब 723 में देंगे 40 बार जाएगा तो आएगा शेषफल कितना 3। ठीक, अब वो आपका हो गया लघुत्तम समापवर्त, जो कि पहला गुणनखंड विधि से भी हो गया और भाग विधि से। अब अगला टॉपिक रहेगा आपका महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अगले टॉपिक मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। और ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर